असल में बाइजू को किसी ने खत्म किया है तो वो खुद उसका अहंकार है। And that's why it's like, even with immense pressure from home, we have put like the last 158 crores paid to BCCI. Half of that came from selling our only assets, only hard assets, like our home and the plots in India. That's how we paid the last one. And this proof of all of this is given. Like if you go one level deeper in terms of all the filings, the only evidence which these lenders submitted in one US court. क्योंकि दुनिया का महान फुटबॉलर लियोन मेसी इस कंपनी का ऐड करता था। हमारे भारतीय टीम के जर्सी पर इनका लोगो छपता था और यह कंपनी 2022 की फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर था। और उस दिन इसके ब्रांड में कुछ और ही चल रहा था, ईगो। और ये बात आपको वीडियो के एंड होते होते क्लियर हो जाएगा, इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन निकालने से पहले मेरा एक बार लॉजिक सुन लेना। अब चलिए इस फेमस मूवी का एक सीन देखते हैं। मेरे खाकी की कसम, खाक में मिला दूंगा तेरे को, क्योंकि कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। अब एक बार इसे भी देख लेते हैं। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकांत शिकरे। आमच्या गावात येऊन आमच्या सिंघमला धमकी देतो। आप सच सच बताना, इस तीनों सीन में से किसका एटीट्यूड सही था? जाहिर सी बात है, सिंघम का पॉजिटिव क्रिएटर है, उसका एटीट्यूड को आप सेल्फ रिस्पेक्ट बोलोगे। वहीं जयकांत शिकरे का नेगेटिव क्रिएटर था तो उसको आप पर्सनल ईगो बोलोगे। लेकिन उस गांव वाले को क्या, उनको क्या बोलोगे आप? क्योंकि उस पूरे केस में उनका कोई अपना रोल ही नहीं था। फिर क्यों वो भड़क गए? असल में उसके अंदर जो जागा था कोई पर्सनल ईगो नहीं था, वो था कलेक्टिव ईगो। एक ऐसा साइकोलॉजी स्टेट जहां मैं से पहले हम आता है और उसे लगने लगता है कि हमला पूरे गांव पर हुआ है। और यही एक वक्त था जो बाइजू को खुद लगने लगा कि हमला पूरे मेरे करियर पर हुई है और इस कंपनी का आज वैल्यू बची है कुछ तो वो जीरो है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, बिल्कुल जीरो है। जिस टीचर को देखने के लिए कभी हजारों छात्र इंदौर के स्टेडियम में भर जाते थे, आज उसी का फाउंडर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से और पुलिस से भागता फिरता है। दोस्तों, ये कहानी बाइजू की है, भारत का वो सबसे बड़ा सपना जो बहुत ज्यादा लालच और कर्ज में आकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइजूस का क्या हुआ और आखिर उसकी गलती क्या थी और इतना वाला साम्राज्य इतना जल्दी ढक क्यों गया। अपने बच्चों को बाइजूस ट्यूशन सेंटर पर छोड़ दो और बाकी सब हम पर छोड़ दो। यहाँ उनके एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर एग्जाम रिजल्ट्स तक सब हम पर छोड़ दो। बाइजूस ट्यूशन सेंटर। 5 जनवरी 1980 केरला के एक छोटे से गांव अजीकोटजे में बाइजू रविंदर का जन्म हुआ। उनके पेरेंट्स दोनों ही स्कूल टीचर थे। उनके फादर फिजिक्स पढ़ाते थे और उनकी मदर मैथमेटिक्स। घर का पूरा माहौल ही पढ़ाई से घिरा हुआ था। बाइजू ने मलयालम स्कूल से अपनी पढ़ाई की, वही स्कूल जिसमें उसकी माँ टीचर थी। पढ़ाई में बाइजू का दिमाग इतना तेज था कि उसने बिना कोचिंग के ही खुद कैट का मुश्किल एग्जाम निकाल दिया और 100 में से 100% नंबर लाया। और दोस्तों, ये कारनामा उसने 2 बार अचीव किया। ये कोई मामूली बात नहीं होता है बिना कोचिंग का। उसके बाद बाइजू ने अपने दोस्तों को पढ़ाना चालू की। उसका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि लोगों में उसकी बात फैलने लगी। 20 से 30 बच्चे से शुरू हुई थी क्लास, कब 100 और फिर कब 1000 और कब 20,000 हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। बाइजू को क्लास लेने के लिए बेंगलुरु के बड़े बड़े स्टेडियम बुक करना पड़ता था। सोचिए, जो लोग वहाँ देखने आता था किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी एक्टर को नहीं, बल्कि उस टीचर को देखने आता था। लेकिन बाइजू ने एक चीज समझ गया था कि एक टीचर एक वक्त एक ही जगह पढ़ा सकता है। अगर हम अपना क्वालिटी एजुकेशन हर घर में दे दे तो लोग हमसे और जुड़ेगा। फिर क्या हुआ, 2011 में बाइजू ने अपनी कंपनी लॉन्च की, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। फिर 2015 में दोस्तों, भारत में 2 चीज नहीं हुई। पहली तो जियो का 4G रिचार्ज सस्ता हो गया और दूसरा सस्ते सस्ते स्मार्टफोन मार्केट में बिकने लगा। बाइजू ने तुरंत समझ लिया कि आने वाला टाइम में लोग किताब को नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ना चालू कर देगा। फिर उन्होंने लॉन्च किया बाइजू द लर्निंग ऐप। इस ऐप में सुंदर कार्टून, 3D ग्राफिक, मजेदार गणित और साइंस समझाते थे। इस ऐप में एक्टिव लेसन एनिमेशन का उपयोग किया गया था जिसमें बच्चे को पढ़ते समय बोरिंग न लगे। 2017 आते आते इस कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन यानी 70,000 करोड़ रुपए हो गई थी। उस वक्त बाइजू रविंदर को भारत के नए जमाने पढ़ाने का टीचर मसीहा मान गया था। और फिर आया मार्च 2020 में कोविड-19। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।
और पूरा देश लॉकडाउन के चक्र में फंस गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग रातों रात बंद हो गया। अब माँ बाप के सामने बड़ी समस्या आ गई कि अपने बच्चे को आखिर पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। और ठीक उसी टाइम बायजू ने एक दिमाग लगाया, चारों तरफ अपना ऐप का प्रचार करना शुरू किया। सिर्फ 2 महीने के अंदर में बायजू ने 1,35,00,000 नए स्टूडेंट को जोड़ लिया और उसकी कमाई आसमान छूने लगी। अप्रैल 2020 तक यूजर की संख्या 50 मिलियन तक हो गई थी और सब्सक्राइबर 2.8 मिलियन से बढ़कर 7.5 मिलियन तक हो गए थे। और अप्रैल के लास्ट महीने तक इस कंपनी का रेवेन्यू $22 मिलियन पहुंच गया था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया था। क्रिकेट की विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड के शाहरुख खान तक बायजू का प्रमोशन कर रहे थे। इस कंपनी ने 2019 से 2022 तक ICC का ग्लोबल पार्टनर बन के क्रिकेट के दुनिया में भी अपना जगह बना ली थी। और फिर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप को 40 मिलियन में स्पॉन्सर किया। इंडिया में ऐसा कोई भी कंपनी पहली बार कर रहे थे। ड्वेन मैंसी ने इस कंपनी का खुद ब्रांड एडवेंचर थे। अब पैसे का इतना बड़ा दरिया बह रहा था तो फाउंडर ने सोचा क्यों न इस पैसे का एक एड फाउंडर बनाना शुरू कर। और यहीं से बायजू का सबसे बड़ी डिसीजन न्यू बनी, जिसने आगे चलकर सबको डैमेज कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ से कंपनी 2 रास्ते की तरफ जा सकता था। पहला रास्ता, अपनी ऐप की क्वालिटी और नए अच्छे टीचर लाते, जिससे कंपनी धीरे धीरे और मजबूत हो जाती। और दूसरा रास्ता दोस्त, बाजार की बाकी कंपनियों को पैसे के दम पर तुरंत खरीद लो और रातों रात बन जाओ। लेकिन बायजू ने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से शुरू हुई उनकी बर्बादी का असली जड़। 2020 से 2022 तक बायजू ने एक से बढ़ के एक कंपनी को खरीदना चालू किया। इसमें से 2 ऐसे कंपनी थे जो इसको मुंह पे तमाचा मार कर गया। पहला कंपनी है व्हाइट हेड जायंट। यह कंपनी इसने 2500 करोड़ रुपए में खरीदी थी। यह एक छोटे बच्चे को कोडिंग सिखाने वाली ऐप थी। इस कंपनी ने बाजार में ऐसे झूठे विज्ञापन चलाए कि 6 साल के बच्चा बुल्प गुप्ता कोडिंग सीखकर गूगल में 15 करोड़ की नौकरी पा ली। जब लोगों ने इसका झूठ इंटरनेट पे पकड़ा तो बायजू की बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन बायजू ने गलती मानने के वजह उससे ही सवाल करने लगा और जो लोग ने सवाल उठाया था उसी पर उल्टा केस कर दिया। और दूसरा कंपनी था दोस्तों आकाश इंस्टीट्यूट। यह कंपनी उसने लगभग 7500 करोड़ रुपए में खरीदा था। भारत के सबसे प्रसिद्ध कोचिंग आकाश को बायजू ने खरीद तो लिया, लेकिन इस डील में जो भारी रकम कर्ज लिया गया वही आगे चल के बायजू को गले का फांसी बन गया। नवंबर 2021 में बायजू ने एक ऐसी गलती किया जिससे इसके बची खुची इज्जत भी माटी में मिल गया। कंपनी ने विदेशों से $1.2 बिलियन यानी लगभग 10,000 करोड़ का एक भारी कर्ज ले लिया। इसे फाइनेंस के भाषा में टर्म लोन भी कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहे तो ये नॉर्मल लोन नहीं था, बल्कि ये बहुत सख्त वाला कर्ज था। बायजू ने इस पूरे पैसे को अमेरिका में एक अपनी छोटी सी कंपनी बनाई और पूरा पैसा उसी कंपनी में घुस दिया। जब लोन देने वालों ने पूछा कि भैया इस पैसे का हिसाब क्या किया और ये पैसा आपने खर्च कहाँ की, तो बायजू ने गोलमोल जवाब देना शुरू किया। और फिर लोन देने वालों को उस पर शक हो गया और उसने इस पे आरोप लगा दिया कि बायजू ने चुपके से $533 मिलियन गायब कर दिया। और यह मामला अमेरिका के कोर्ट तक पहुंचा। जज ने बायजू को खूब डांट लगाई और पूरा लोन तुरंत चुकाने का हुक्म दे दिया। और यहाँ से बायजू को दुनिया भर में थू थू होने लगा। फिर 2022 में जैसे ही कोविड खत्म हुई, कोचिंग स्कूल दोबारा खुल गए और बच्चे ऑनलाइन से पढ़ना बंद कर दिए। अब बायजू की कमाई बहुत ही तेजी से गिरने लगा, लेकिन उसके खर्च और विज्ञापन वैसे ही चल रहा था जैसे शुरू से चल रहा। फिर इस घाटे को पूरा करने के लिए कंपनी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो बेहद शर्मनाक था। कंपनियों ने काम करने वाले कर्मचारियों पर रोजाना 14 से 15 घंटा तक काम करने का भयंकर दबाव बनाता था और उसे जबरदस्ती कहा जाता था कि अगर यह कोर्स आप नहीं बेचे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, सेल एजेंट ने भारत के उन गरीब परिवार और मिडिल परिवार निशाना बना लिया जिन्हें टेक की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एजेंट ने बच्चों के माँ बाप के दिल में एक डर बैठा दिया कि आपके बच्चे अगर बायजू का कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा बहुत ही पीछा रह जाएगा। जिन परिवार की कमाई महीने के 10 से 15 हजार रुपए थे, उनको झांसा में ये लोग डालकर 50 से 70 हजार के लोन दिलवाकर यह कोर्स परचेज करवाता था। जब बाद में माँ बाप को यह समझ आया कि ये कोर्स हमारे बच्चे के लिए कोई काम का है ही नहीं, फिर माँ बाप ने बायजू से पैसा मांगना स्टार्ट किया तो बायजू ने रिफंड देने के लिए साफ मना कर दिया। और फिर हुआ दोस्तों सबसे बड़ा धमाका। दुनिया के सबसे बड़ी और भयंकर हिसाब जांच करने वाली कंपनी आई। डेलाइट ने बायजू को काम करने से साफ मना कर दिया और इस्तीफा दे दिया। डेलाइट का कहना था कि बायजू सही कागज नहीं दिखा रहा है और इसके बाद कंपनी के बड़े बड़े निवेशक भी इनका साथ छोड़ दिया और बोर्ड ने इसको इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों यह इस बात की सबूत था कि अंदर बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और इसके बाद तो बायजू के ऊपर मुसीबत पहाड़ बनकर ढहने लगी।
भारत के जांच एजेंसी ईडी ने बाइजू के दफ्तरों पर जांच मारा और पाया कंपनी ने पैसों के लेन देन में नियम तोड़ा है। 900 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला किया है। बाइजू ने भारतीय क्रिकेट के जर्सी पर जो अपना लोगो छापता था, लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड BCCI को 158 करोड़ का बकाया चुकाने का टाइम आया तो बाइजू ने मुकर गया और मामला अदालत में पहुंचा और कोर्ट ने बाइजू को घोषित दिला दिया कि आपसे इसका लोगो भारतीय क्रिकेट के जर्सी पे नहीं होगा। और दोस्तों, सबसे आखिरी झटका तो तब लगा जब सिंगापुर के एक अंतर्राष्ट्रीय अदालतों ने बाइजू रविंदर को अदालत के आदेश न मानने पर और संपत्ति छुपाने के जुर्म में 6 महीने के जेल का सजा सुना दी। तभी भारत के सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहे जाने वाला बाइजू रविंदर आज देश छोड़कर भाग चुका है। दुनिया के सबसे मशहूर मीडिया फोर्स ने इनके संपत्ति को जीरो घोषित किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कमलेश यूनिवर्स का एक बड़ा फैमिली हो सके और हम बिना किसी डर के ऐसी सच आपके सामने लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।